कारगिल की धरा पर विजयगान लिखा है। कारगिल की धरा पर विजयगान लिखा है। भारतीय सेना ने अपने लहू से भारत महान लिखा है। और इसी के साथ आज हम बात करेंगे कारगिल दिवस की। कारगिल दिवस को पूरे 25 वर्ष पूरे हो गए हैं आज से। इस दिन हमने बहुत सारे अपने जो प्रिय सैनिक हैं उनको खोया था। इस दिन से हमारी बहुत ही गहरी यादें भी जुड़ी हुई हैं। इस दिन सैनिकों ने बिना परवाह किए हमारे लिए अपने दुश्मनों से लड़ गए थे और अपने प्राणों को न्यौछावर भी किया। इस दिन सैनिकों ने ये नहीं सोचा कि उनके घर में एक 6 माह का बेटा भी है। इस दिन सैनिकों ने ये नहीं सोचा कि वो अपने घर में माँ बाप को छोड़ करके आए हैं, एक पत्नी भी है। आज के समय में ये सारी चीजें शायद बहुत ही ड्रामेटिक लग रही होंगी, लेकिन अब सोचिए कि उस दौरान भारतीय सेना ने बिना किसी, आज तो बहुत सारे हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे संसाधन हैं, हमारे पास एआई है, लेकिन तब के टाइम में ना हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, ना हमारे पास इस तरीके की टेक्निक्स थी, ना ही इस तरीके के हमारे पास विमान थे। संसाधनों की कमी के बावजूद भारतीय सैनिक कारगिल पर विजय पाते हैं। इस दौरान हमने अपने बहुत सारे सैनिकों को खोया। इनको हम प्रतिवर्ष कारगिल दिवस, विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और याद भी करते हैं इस दिन को। इसके साथ आज हम कारगिल दिवस के बारे में बात करेंगे। इस दौरान आज हम बात करेंगे उन अनसुनी, अनकही कहानियों के बारे में जिनके शायद ही आप लोग जिनसे अवगत हो। जब मैं ये पूरी कहानी पढ़ रही थी तो माई आईज आर फिल्ड विद टीयर्स, क्योंकि ये इतना दुखद है शायद जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आप लोग शायद उस गहराई से अभी उस बात को सोच नहीं पा रहे हो, लेकिन कभी आप कारगिल के बारे में पढ़ना, किताब उठा करके उसको जब आप गहराई से पढ़ोगे तब आप कनेक्ट कर पाओगे कि किस तरीके से जब हम अभी खुली हवा में घूम रहे हैं, सांस ले रहे हैं, अपनी बातों को लोगों के सामने कह पा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता कि उन लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया होता तो आज भारत की स्थिति कुछ अलग ही होती। आज हम बात करेंगे कि क्यों भारत कभी भी इजराइल के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलता है, क्यों भारत यूएस और यूके के साथ इस तरीके से व्यवहार करता है। आपको यहाँ से इंटरनेशनल रिलेशनशिप के जो एक कहते हैं ना कि पृष्ठभूमि है उसके बारे में भी पता चलेगा। ठीक है, शुरू कर लेते हैं आज का ये लेक्चर। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। शुरू करेंगे आज हम अपनी विजय गाथा और पूरी हिस्ट्री को हम समझेंगे कि क्यों कारगिल हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए, चर्चा में इसलिए हो जाता है क्योंकि पीएम मोदी द्रास पर विजिट करने वाले हैं आज, यानी कि 26 जुलाई को। आज यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम किए जाएंगे। जो भी शहीद हुए थे उनकी शहादत को नमन किया जाएगा और उन शहीदों को याद किया जाएगा। अब बात करते हैं कारगिल की। कारगिल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है और कारगिल की पृष्ठभूमि को थोड़ा सा हम यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। आज यानी कि 26 जुलाई 2024 को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्रास का दौरा करने वाले हैं। बात करें कारगिल की तो कारगिल शुरुआत से एक जिला नहीं था। कारगिल पहले लद्दाख की एक तहसील हुआ करती थी। यहाँ पर अलग अलग भाषा के लोग रहते थे, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते थे। यहाँ पर बहुत ही समृद्ध जो परिवार हैं वो भी निवास किया करते थे। लेकिन आप देखोगे जो शांति का माहौल है वो ज्यादा दिन कारगिल में रहा नहीं, क्योंकि कारगिल हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उससे बहुत ही नजदीक पड़ता है। सबसे नजदीक क्षेत्र लाइन ऑफ कंट्रोल से पड़ जाता है हमारा क्या, कारगिल। ठीक है, ये है हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल। ये दिखाई दे रही होगी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर सबसे पास में पड़ता है हमारा कारगिल, इसके बाद आता है जोरजिला, द्रास और बालली। देखिए, जोरजिला जो है, यहाँ से यदि मैं बात करूं कि टोटल लंबाई क्या है तो 300 किलोमीटर लंबी हो जाती है ये हमारी एलओसी वाली रेखा। ठीक है, एलओसी जो बनी है लगभग 300 किलोमीटर है जोरजिला से लेकर के लेह तक की। आगे बात कर लेते हैं ये प्यारा सा कारगिल जो हमें अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन उस दौरान कारगिल देखने लायक था कि वहां पर स्थिति क्या थी। कारगिल की यदि जलवायु की बात की जाए तो यहाँ पर जो गर्मियां होती हैं वो भी सर्दी होती हैं, और सर्दी इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि वो बहुत लंबे समय तक चलती हैं। गर्मियों में यहाँ पर नॉर्मल आपको सर्दी देखने को मिलेगी, और जब सर्दी आती है तो यहाँ पर तापमान जो होता है वो -48 तक पहुंच जाता है। इसलिए सैनिकों का यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है। इसी को देखते हुए यहाँ पर जो पृष्ठभूमि अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, इसी को देखते हुए होता क्या है कि जो दोनों देश हैं यानी कि भारत और पाकिस्तान आपस में एक समझौता करते हैं। समझौते को नाम दिया जाता है 1972 में शिमला समझौता। क्या था हमारा, शिमला समझौता।
इसके तहत तय किया जाता है कि जब ठंड का मौसम आएगा तो दोनों देशों की सेनाएं जो हैं उनको बहुत ही मुश्किल ना फेस करनी पड़े, इसलिए हम दोनों ही, हमारी जो चौकियां हैं या जो हमारे बने हुए हैं लाइक जिसमें वो रहते हैं, निवास करते हैं, उनका जो बैरिक है और हमारा जो बैरिक है उससे कुछ किलोमीटर पीछे हट जाएंगे, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से हम पीछे, उसको छोड़ करके हम कहाँ चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, ताकि हम दोनों देशों के जो सैनिक हैं वो आराम से उस दौरान रह सके। जैसा तय हुआ था भारत ऐसा ही करता है, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को छोड़ करके पीछे चला जाता है, लेकिन पाकिस्तान के मन में तो कुछ और ही रहता है। जब भारत पीछे चला जाता है तो पाकिस्तान के सैनिक हमारे 150 किलोमीटर के एरिया को कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। और इस 150 किलोमीटर के एरिया में हमारा टाइगर हिल भी आता है, हमारा बत्रा पॉइंट भी आता है। आप सभी ने मूवी देखी है विक्रम बत्रा, और ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो वो उस मूवी को देख करके रोया ना हो। आई बेट फॉर इट। अगर नहीं रोया तो मुझे कमेंट में मैसेज जरूर कर देना कि मैं नहीं रोया हूं, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तापमान क्या होता है, -डिग्री में चला जाता है। इसी के कारण दोनों देशों की सेनाओं को काफी मुश्किलें होती थी। 1998 की सर्दियों में जब भारतीय सेना एलओसी को छोड़ करके, कब हुआ था हमारा कारगिल युद्ध, 26 जुलाई 1999 को हुआ था, ठीक है। इसको आप देखोगे कि 1998 की सर्दियों में जब भारतीय सेना एलओसी को छोड़ करके चली जाती है तो जो पाकिस्तानी सेना है लगभग 5000 जवानों के साथ धोखे से भारतीय जो पोस्ट थी उन पर कब्जा कर लेती है। अब इनमें था क्या, कहां पर उन्होंने कब्जा किया और कहां पर उन्होंने अपनी घुसपैठ करी, तो आ जाता है हमारा तोतोलिंग टॉप, टाइगर हिल, राइनो होन समेत, इंडिया गेट, हेलमेट टॉप, शिवलिंग पोस्ट, रॉनी नोब, पॉइंट 84875, बत्रा टॉप और सैकड़ों पोस्ट जिन पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। लगभग भारत की 100 से ज्यादा चोटियां थी, लगभग 400 से ज्यादा चोटियां थी जहां पर इन्होंने अपना कब्जा किया। वर्ष 1999 की गर्मियों के दौरान जब भारतीय सेना दोबारा अपनी पोस्ट पर आई, अब ये सर्दी में कर चुके थे, अब जब गर्मी आई जो नॉर्मल वहां पर सर्दी की तरह ही रहती है, जब भारतीय सेना आती है 1999 में, तब वहां पर एक चरवाहा होता है जो चरता हुआ जाता है, चरवाहा नहीं चर रहा था, जो अपनी जो गाय भैंस या भेड़ थी उनको चरा रहा था, तो वो देखता है कि यहाँ पर कुछ अलग सी हलचल दिखाई दे रही है, कुछ अलग ड्रेस में लोग दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ के जो सैनिक थे उनको वो इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पर कुछ घुसपैठ है, आप जरा जा करके उसको देखिए। और जब भारतीय सेना गश्त के लिए आती है तब वो देखती है कि हमारे पॉइंट्स पर कब्जा हो चुका है। इसके बाद तुरंत एक्शन लिया जाता है और सेनाओं को बांट दिया जाता है और अलग अलग पॉइंट सौंप दिए जाते हैं कि आपके पास ये टारगेट है कि आपको टाइगर हिल को अपना कब्जा करना है, उस पर पॉइंट 4875 बत्रा पॉइंट जो है वहां पर आपको कब्जा करना है। तो इस तरीके से पूरी बटालियन बढ़ जाती है। इस दौरान हमने अनगिनत सैनिकों को खोया है, जिनके घर में शायद माता पिता अकेले थे, जिनके घर में पत्नी अकेली थी, जिनके घर में एक 6 माह का बच्चा भी था। लेकिन आप सोचिए वो क्या स्थिति रही होगी। इसीलिए मैं कह रही हूं, जब मैं इसे पढ़ा रही हूं तो मेरे आई फील लाइक कि वाओ कितने अच्छे देश में मैं निवास करती हूं। आई होप आपको भी प्राउड फील करना चाहिए। आगे देखते हैं, पाकिस्तान ने डुमरी से लेकर के साउथ ग्लेशियर तक करीब 150 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया था। 3 मई 1999 कारगिल में स्थानीय चरवाहे जब ये बताते हैं तो भारतीय सेना 4 मई 1999 को पाकिस्तान की हरकत के बारे में पूरी तरीके से वाकिफ हो जाती है और फिर वो ढूंढना शुरू करती है कि कहां पर पाकिस्तानी सैनिक छुपे हुए हैं। 5 मई 1999 को भारतीय सेना के जवानों को इलाके में गश्त के लिए भेजा जाता है और 5 अधिकारियों को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था और उसके बाद उन्हें मार भी डाला था। आगे देखते हैं, भारतीय सेना ने कार्यवाही किस किस तरीके से की इसको भी समझते हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा कब्जा की गई जमीन को अपने पास अपने कंट्रोल में लेने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन विजय। यही था हमारा कारगिल विजय जो हम मनाते हैं, यही है हमारा ऑपरेशन विजय। 26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना यानी कि IAF एक ऑपरेशन चलाती है जिसका नाम रखती है ऑपरेशन सफेद सागर। इन्होंने यह शुरू किया और पाकिस्तानी ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। भारतीय सेना ने 3 विमानों, सिर्फ 3 विमान थे हमारे पास, और उस दौरान बहुत सारी जो देश है उन्होंने हमारी सहायता करने से मना कर दिया था। हमें डिलीवरी, जो हमने हथियार मंगाए थे उनकी डिलीवरी देने से मना कर दिया जिस दौरान हम युद्ध में थे। तो आप सोचिए कि उस दौरान यदि भारत की किसी ने मदद करी है तो भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं, मिग 21 था हमारे पास। मिग
27 था और MI-17 था, जिससे हमने इसको जीता, हमने कारगिल को जीता। आगे देखते हैं, युद्ध समाप्ति की जो घोषणा है वो 26 जुलाई 1999 को की गई, लेकिन देखोगे कि क्या क्या चीजें इसमें यहाँ पर रही हैं। ये देखिए, कारगिल पाकिस्तान की घुसपैठ की यदि बात की जाए तो 1990 तक यहाँ इंडियन आर्मी सिर्फ एक ब्रिगेड तैनात होती थी और इतना बड़ा एरिया था 300 किलोमीटर का, और 25,000 सिर्फ सैनिकों के साथ, 2500 सैनिकों के साथ इस पर कंट्रोल करना और इसको सेफ रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि 2500 सैनिक 300 किलोमीटर एरिया के लिए बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी भारतीय सेना उसको मैनेज कर रही थी। दोनों तरफ की सेनाएं अक्टूबर से मई तक की चोटियां खाली कर देती थी, और अक्टूबर से मई तक की दोनों साइड की जो चोटियां, यानी कि दोनों साइड के जो लोग हैं, पाकिस्तान और इंडियन आर्मी, उन चोटियों को खाली कर देती है। और ये जो चोटियां है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रेटेजिकली तौर पर, क्योंकि वो ऐसा पॉइंट होता है जहां से बैठ करके हम हर एक क्षेत्र पर नजर रख सकते हैं, घुसपैठ को हम आसानी से देख सकते हैं। 14,000 से 18,000 की फीट ऊंचाई वाली इन बर्फीली चोटियों पर रहना काफी कठिन भी होता था उस समय। ये देखिए, ये पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जहां आपको दिखाया गया है। पाकिस्तान का प्लान क्या था जब वो घुसी, तो वो इस मकसद से घुसी थी कि उसको करना क्या है, जो श्रीनगर है, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला जो आपका नेशनल हाईवे जा रहा है, यहाँ पर ये वाला जो नेशनल हाईवे है, इस तरीके से ये वाला जो नेशनल हाईवे जा रहा है, इस हाईवे को बंद कर देना है। सबसे पहले उसके माइंड में था हमें कनेक्टिविटी काटनी है, और जब हम कनेक्टिविटी काट देंगे तो सियाचिन और लद्दाख की सप्लाई बंद हो जाएगी। जिस दिन सियाचिन और लद्दाख की सप्लाई बंद हो गई, उसके बाद बाकी तो हम यहाँ पर मैनेज कर ही लेंगे। उनके पास फूड नहीं आएगा, उनके पास कोई संसाधन नहीं होगा, कोई चीज उनको नहीं मिल रही होगी, तो उसके दौरान सिर्फ हल कौन होगा, सिर्फ हम, वो हमसे बातें करेंगे और हम हमसे कंपनसेशन करेंगे। तो उसके माइंड में ये था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो नेशनल हाईवे वाला एरिया है इसको बंद कर देना है। साथ ही साथ मशकोह, द्रास, कारगिल, बाटालिक और तुर्कुर सेक्टर में जनवरी और अप्रैल 1999 में जो आपकी घुसपैठ है वो की गई थी। पाकिस्तानी आर्मी ने 4 से 10 किलोमीटर जो है क्षेत्र है उस पर कब्जा किया और उसके अंदर आई, और सर्दियों में खाली पड़ी 130 भारतीय पोस्ट पर उसने कब्जा कर लिया था उस दौरान। तो 130 भारतीय पोस्ट को वापस पाना कोई छोटी मोटी और आसान गेम नहीं है, ठीक है। 130 पोस्ट थी जहां पर भारतीय सैनिक कंटिन्यू लड़े, और हमने बहुत सारे जो सैनिक थे उनको शहादत भी प्राप्त हुई, बहुत ही सम्मान से आज हम उन्हें याद भी करते हैं। आगे देखते हैं, 3 मई 1919 को ताशी, जैसे मैंने बताया कि ताशी नाम था, उन्होंने इनको बताया था कि यहाँ पर घुसपैठ हो रही है। 15 मई का दिन आता है और 1999 को लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और 5 सैनिक काकासर सेक्टर का जो बंजरंग पोस्ट है इसमें पेट्रोलिंग करने पहुंचते हैं, और इसी दौरान इनको पकड़ करके वो लोग क्या करते हैं, मार देते हैं। तो यानी कि एक और सैनिक, कुछ हमारे जो सैनिक थे वो इस दौरान शहीद हो जाते हैं। 20 मई 1999 को 18 ग्रेनेडियर्स यूनिट को तोतोलिंग पर कब्जा करने का टास्क मिलता है। जैसे मैंने बताया कि जब इतनी सारी पोस्ट थी तो सेना को डिवाइड कर दिया गया कि आपके पास इस चोटी पर अधिकार जमाना है, आपको इस चोटी पर जाना है, उसको वापस लेकर के आना है। तो 20 मई 1999 को 18 ग्रेनेडियर्स जो यूनिट थी उसको दिया गया टास्क कि आपको कहां जाना है, तोतोलिंग पर जाना है और उस पर कब्जा करना है। सेना को वहां सिर्फ 4 से 5 मिलिटेंट की घुसपैठ का पता था, लेकिन वहां पर कितने थे, लगभग 20 से ज्यादा, ठीक है। 13 जून 1999 को भारतीय सेना ने तोतोलिंग पर अपना कब्जा जमा भी लिया, और इन्होंने 18 ग्रेनेडियर यूनिट के 25 सैनिकों यहाँ पर क्या हो गए थे, लेकिन शहीद हो गए थे हमारे। तो हमारे जो 25 सैनिक हैं वो इसमें मारे गए, क्योंकि हमें पता नहीं था कि यहाँ पर 5-6 नहीं, लगभग 20 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। आगे देखते हैं, 17,410 फीट की ऊंचाई पर टाइगर हिल थी, जो रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी थी हमारे लिए, और इस पर कब्जा करना उससे भी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि यहाँ से हम हर एक क्षेत्र पर नजर रखते थे और हम ये देखते थे कि कहीं कोई घुसपैठ तो नहीं हो रही है। और अगर इस पर कब्जा हो जाता तो भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली तौर पर और सिक्योरिटी रीजन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, और वही हुआ। भारत ने यहां पर कब्जा जमाया, लेकिन इस दौरान बहुत सारे सैनिकों को गंवाया भी। 3 जुलाई 1999 को इस पर कब्जा करने की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर्स को मिली थी। 18 ग्रेनेडियर्स थे जो यहां पर कब्जा करने के लिए गए थे। उनकी मदद के लिए 8 सिख रेजिमेंट थी और एक कंपनी रिजर्व रखी गई थी कि यदि जरूरत पड़ती है तो आपको पीछे से भेजा जाएगा, ठीक है।
बोफोर्स और 105 आर्टिलरी गन के सपोर्ट से सेना ने चोटी पर कब्जा भी किया और 8 जुलाई 1999 को स्थिति सामान्य हुई तो टाइगर हिल पर तिरंगा भी फहराया गया और एक खुशी का अवसर फिर से आया, जहां मोटिवेशन मिला कि हम वापस से अपनी चीजों पर कब्जा कर सकते हैं। आगे देखते हैं। दोनों ओर से गोलीबारी के बीच सेना जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। 22 ग्रेनेडियर्स के मेजर अजीत और यूनिट को दोनों चोटियों के बीच फुट होल्ड बनाने का टास्क मिला था कि आप क्या करिए, फुट होल्ड बनाइए ताकि जो सैनिक हैं वो आगे जाकर के लड़ सके। और राशन गोला बारूद कमी के बीच में यहाँ पर लड़ाई चल रही थी। हमारे पास राशन की भी कमी थी, हमारे पास उस तरीके के गोला बारूद भी नहीं थे, हमारे पास उस तरीके की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। आखिरकार कुछ घुसपैठियों को मार करके और बाकियों को खदेड़ करके उन्होंने अपना काम पूरा किया और यहाँ पर अपना कब्जा जमाया। किस पर? पॉइंट 4812 पर जहां पर कब्जा किया गया था और पॉइंट 5287 पर। इसको हम बत्रा पॉइंट कहते हैं। विक्रम बत्रा याद आए तो ये था हमारा कौन सा? बत्रा पॉइंट। पॉइंट 4812 और पॉइंट 5287 यहाँ पर भी कब्जा कर लिया गया और फाइनली ये जो टाइगर हिल है इस पर भी कब्जा कर लिया गया था। आगे देखते हैं आगे की जो चोटियां थी उन पर कब से कैसे कब्जा हुआ। देखिए, टाइगर हिल कारगिल सेक्टर की बात की जाए तो ये है हमारा, और यहाँ पर हो जाता है पाकिस्तान की फौज। इसलिए हमारा आगे बढ़ना क्या था, मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो ऊपर से फायरिंग कर रहे थे और टाइगर हिल ये था, हमें यहाँ पर जाना था। हम कहाँ थे? यहाँ पर मौजूद थे। इसलिए जब हम ऊपर बढ़ रहे थे तो ये यहाँ से फायरिंग कर रहे थे, जिस वजह से हम आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। तब हमने यहाँ पर अपने विमानों को यूज किया। किसको? मिग M1 17 मैक्स 20,000 की जो ऊंचाई थी वहां तक पहुंच सकता था और M135 मैक्सिमम आपकी 10,000 की ऊंचाई तक जा सकता था। इसीलिए हमने इसको यूज किया और फाइनली हमें क्या करना था, 18,000 फीट की जो ऊंचाई है इसको कवर करना था, सैनिकों को मार गिराना था और इस पर हमारा ये दो विमान जो है पूर्णतया सहयोग देते भी हैं। आगे बात करते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास 1985 में फ्रांस से खरीदे मिराज 2000 एयरक्राफ्ट थे, ये मौजूद थे हमारे पास, लेकिन इसमें जो बम लगता था उस बम की कीमत थी 2 करोड़ रुपए और भारतीय सेना के पास इतना पैसा उस दौरान नहीं था कि वो टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए 2 करोड़ के विमान को खर्च कर दे। इसलिए वो यहाँ पर ये सोचती है कि 2 करोड़ का विमान रहने देते हैं, हम यहाँ पर अपने सैनिकों पर हमें भरोसा है और सैनिकों को आगे जाने देंगे। तो वो 2 करोड़ का जो बम था जिसको वो वहां पर दाग भी सकते थे और फाइनली वो कब्जा भी कर लेते, उन्होंने इस 2 करोड़ को, जिसे भारत टाइगर हिल पर खर्च नहीं करना चाहता था, इसको वहां पर नहीं गिराया। फाइनली वहां पर सैनिक जाते हैं और इसके साथ ही 60 लेजर गाइडेड पॉइंट्स और बम मिले जिनका पाकिस्तान के बड़े ठिकाने पर टारगेट था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसमें भारत ने इजराइल, अब यहां पर आपको समझ में आएगा इंटरनेशनल रिलेशन। भारत का इजराइल के लिए कभी भी खुले में आकर के ये नहीं बोलना कि इजराइल सही नहीं है या इजराइल के खिलाफ कुछ बोलना या फिलिस्तीन को हमेशा सपोर्ट में आना या फिर ना आना। फिलिस्तीन का भारत कभी भी खुले में सपोर्ट नहीं करता है, ये आप सभी जानते हो। हम भी हमेशा कहते हैं कि भारत क्यों नहीं बोलता है फिलिस्तीन को लेकर के, लेकिन भारत इसलिए नहीं बोलता है कि जब ये लड़ाई हो रही थी एकमात्र देश था इजराइल जिसने भारतीय सेना को जितने भी उसने ऑर्डर दिए थे उसकी तुरंत से तुरंत आपूर्ति करवाई, जो हथियार थे उनको भेजा था। एकमात्र देश था इजराइल जिसने भारत का सपोर्ट किया था। तो भारत ने इजराइल से 1997 में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग पॉइंट्स खरीदने की डील की थी और कारगिल युद्ध शुरू होने के बाद सबसे पहले और सबसे तेजी से जो समर्थन में आया वो इजराइल था और उसने फौरन डिलीवरी शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पर 2 देश ऐसे थे जिन्होंने भारत का सहयोग नहीं दिया। इवन उनके पास भी हमारी डील थी, उन्होंने हथियार देने से मना कर दिया। वो थे हमारे कौन? यूके एंड यूएस। ये 2 देश थे जिन्होंने भारत का सपोर्ट नहीं किया। इन पॉइंट्स के साथ पेवेव सेकेंड LGB जो LGB बम है इसके इस्तेमाल होने थे, जो यूएस और यूके से आने थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था देने से। इंडियन एयरफोर्स की 1000 पाउंड की देसी बम इस्तेमाल करने का यहाँ पर फैसला लेता है कि अब हमारे पास बम तो है नहीं जो हम मंगा रहे थे यूएस से, तो हमारे पास कोई चारा बचता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे जो 1000 पाउंड के बम हैं उनको अब हम यूज करेंगे और भारत क्या करता है, अपने ही इन बमों को यूज करता है। 24 जून की सुबह मिराज 2000 फाइटर जेट जुगाड़ बम के साथ टाइगर हिल की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर ये बम जो है वो गिराए जाने शुरू किए जाते हैं।
पाकिस्तानी बेस पर ये बम गिराए जाते हैं और पाकिस्तानी जो बेस है वो यहाँ पर तबाह होना शुरू हो जाता है। इस हमले को अंजाम देने में एयर मार्शल रघुनाथ नंबियार और एयर चीफ मार्शल AY डिफेंस का बहुत ही ज्यादा योगदान रहा था और उनको हमेशा हम याद करते रहेंगे। बात करें इस लड़ाई की तो ये 11 हफ्तों तक लड़ी जाती है और इन 11 हफ्तों में कैन यू इमेजिन की क्या स्थिति रही होगी और कितने लोगों का हमने खोया। लगभग 500 से ज्यादा सैनिक हमने इस लड़ाई में खो दिए। यहाँ पर कितनों ने अपने माँ बाप, अपने बेटे को खोया, कितनों ने अपने पिता को खोया, कितनों ने अपने पति को खोया। शायद कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता उस दौरान स्थिति क्या रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। 30,000 सैनिकों ने युद्ध में हिस्सा लिया था उस दौरान और 1,628 भारतीय सैनिक इसमें घायल हुए थे। 26 जुलाई 1999 इंडियन आर्मी ने कारगिल पर फतह हासिल कर दी और फाइनली हम जीत गए थे। आगे देखते हैं। सेना के बंकरों और खाइयों में 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के शव मिले थे, जिसको पाकिस्तान ने ये कह करके इनकार कर दिया कि ये उनके सैनिक है ही नहीं। सिर्फ 5 सैनिकों की उन्होंने जिम्मेदारी ली और बोला सिर्फ 5 सैनिक हमारे हैं। ये पाकिस्तानी सेना का दुर्भाग्य था, ये पाकिस्तानी सैनिकों का दुर्भाग्य था कि उनकी शहादत का उन्हें एक भी अंश नहीं दिया गया और रिकॉग्नाइज भी नहीं किया गया। यहाँ पर जिसको रिकॉग्नाइज किया गया वो भारत के कारण किया गया। वो एक सैनिक थे, कौन थे? शेर खान थे, सॉरी। तो शेर खान थे जिनकी शहादत को रिकॉग्नाइज किया गया और उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला, लेकिन इसमें भी भारत का कहीं ना कहीं हिस्सा था। और क्यों था, चलिए ये भी देख लेते हैं। पाकिस्तान ने अपने सैनिकों के शव लेने से इनकार कर दिया और सिर्फ 5 शवों को स्वीकार किया, जिसमें से 12 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री कैप्टन कर्नल शेर खान भी थे। जब शेर खान की मृत्यु हुई तो यहाँ से भारत के जो सैनिक थे उन्होंने एक पर्ची लिख करके डाली इनके पॉकेट में और उसमें लिखा कि ये बहुत ही बहादुरी से लड़े थे। और इसके बाद इनको सम्मान दिया गया, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान जो था आपका कौन सा? सैन्य पुरस्कार निशान-ए-हैदर, जिसको कहते हैं पाकिस्तान की आर्मी का सबसे सर्वोच्च सम्मान है और उससे इनको नवाजा गया। नाम था निशान-ए-हैदर। ठीक है, चलिए तो ये इनको यहाँ पर सम्मान दिया जाता है। कारगिल युद्ध स्मारक की बात की जाए तो कारगिल के द्रास सेक्टर में स्थित यह युद्ध स्मारक कारगिल वॉर मेमोरियल या द्रास युद्ध स्मारक के नाम से जानी जाती है, जहां पर पीएम मोदी विजिट करेंगे। इस युद्ध स्मारक को इंडियन आर्मी के द्वारा कारगिल युद्ध में जान गंवाने वाले शहीदों की शहादत के रूप में याद किया जाता है। और यहाँ पर देखिए सबके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसे हम विजय पथ भी कहते हैं, वो पथ जहां से चल करके हमने विजय पाई है, इसीलिए विजय पथ भी है। इस दिन यहाँ पर देखोगे कि बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। विद्यार्थियों के लिए एक मिनी मैराथन का आयोजन किया गया है। आज यहाँ पर मिनी मैराथन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी द्रास में जाकर के। ये जो अभियान है इसकी शुरुआत हुई थी 12 जून को। कौन सा अभियान? भारतीय सेना का मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया गया था। 12 जून को ये शुरू हुआ था और यह जो यात्रा है आपके 28 दिनों की होती है, जहां पर मनाली, सरचू और न्योमा की पहाड़ी क्षेत्र से गुजरते हैं और 10 जुलाई को ये आपका जो यात्रा थी वो समाप्त बेसिकली हो गई है ऑलरेडी। इस अभियान को हीरो मोटोकार्पा या मावरिक बाइकों का समर्थन यहाँ पर दिया गया था। आगे बात कर लेते हैं, ये लोग हैं जिन्होंने पूरा इस अभियान को निभाया और शुरू किया। देखिए, और यहीं पर आप देखोगे इंडियन आर्मी क्या बना रही है, एक सेल्फी पॉइंट बना रही है होबो टिंगला के पास, जहां पर 25th एनिवर्सरी में लोग आकर के अपनी सेल्फी ले सकते हैं, उनकी याद में बनाई गई है। तो आई होप अब आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, कहां से चीजें शुरू होती हैं, कहां खत्म होती हैं, भारतीय सैनिकों के पास क्या था, क्या नहीं था, किन्होंने भारत का साथ दिया, किन्होंने नहीं दिया, और क्यों भारत इजराइल को लेकर के हमेशा शांत रहता है। या आप समझिए कि चीजें ऐसे ही नहीं होती हैं। आपके दुख के टाइम में अगर आपका कोई सपोर्ट करता है ना तो लाइफ टाइम आप याद रखते हो, लेकिन अगर आप वाकई से अच्छे इंसान हैं तब, वरना आजकल लोग तो किसी का साथ भी देते हैं तो लोग 10 मिनट 20 मिनट बाद भूल जाते हैं। तो ये सारी चीजें थी। तो चलिए, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आगे लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरूर करके जाना। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन कारगिल युद्ध में पाकिस्तान सेना को हटाने के लिए शुरू किया गया था? ऑपरेशन विजय 1, ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन विजय 2 या फिर ऑपरेशन पोलो? ठीक है, कमेंट में आंसर जरूर देना है। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी को कारगिल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।